Good morning, student. Welcome in your bio class. Again, we will continue this chapter, principal and inheritance. A lot of points we have finished in this chapter. Now, today's topic is pedigree analysis. So, first, I will explain you what is the meaning of pedigree analysis. The study of inheritance of genetic traits in several generations of a human family in the form of family tree diagram is called pedigree analysis. समझ में आया बेटा? कोई भी जेनेटिक ट्रेट्स के जो इनहेरिटेंस देखना है जनरेशन टू जनरेशन एक ह्यूमन बीइंग की फैमिली में, तो उसको हम फैमिली ट्री के फॉर्म पर उसको शो करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस. अब पेडिग्री एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस, देयर आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ pedigree analysis. First one is its help in the genetic counseling to avoid disorder in future generation. ये एक जेनेटिक काउंसलिंग है और ये क्या शो करती है कि फ्यूचर जनरेशन में कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर को रोकने के लिए, ठीक है, कि कोई डिसऑर्डर ना हो, जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, इसलिए उसके लिए पेडिग्री एनालिसिस को क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है. Second point, it show origin of traits and flow of traits in a family. ये शो करता है कि किसी भी ट्रेट का ओरिजिन पता करता है और आगे जाके ये कितने जनरेशन्स में आया है, तो एक पैटर्न पता चलता है, ठीक है ना. तो पेडिग्री एनालिसिस से जेनेटिक और ट्रेट्स का पैटर्न भी क्लियर होता है. थर्ड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंसिव रिसेसिव एलील्स that are it is important to know that the possibilities of expressive recessive alleles that can cause genetic disorder like color blindness, hemophilia. ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो जेनेटिक डिजीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया. तो इससे ये क्लियर होता है कि किस जेनेटिक एलील से या रिसेसिव एलील से डिजीज़ हो रही है और उस एलील जो जीन्स है उसको कैसे रिमूव किया सकता है या उसके फॉल्ट को दूर किया सकता है. तो जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं जो कि रिसेसिव एलील से हो रही हैं, उनको उन डिजीज़ को पहले से क्लियर करके डॉक्टर्स के थ्रू काउंसिल करके और नेक्स्ट जनरेशन में ना हो तो डिफॉल्ट जीन्स को दूर किया जा सकता है. Control cross cannot be made in human, so pedigree analysis helps to study inheritance pattern of traits. Yes, already discussed, inheritance pattern इससे clear होता है. So this is extensively used in medical research. Medical research में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. So this is the pedigree analysis and its advantage. ये कुछ symptoms वो हैं, symbols हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ फॉर मेल, ये राउंड जो है फीमेल के लिए. इस तरीके का सिंबल है. सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये जो सिंबल है अफेक्टेड. कलर्ड, यदि कलर्ड फिगर्स है तो ये अफेक्टेड मतलब सफरर है, ठीक है. This is show mating between relatives. This show pattern above and children's below. ये पैटर्न का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है. ये चिल्ड्रंस का, ये ऑफ स्प्रिंग शो कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, दिस वन ऑफ पैटर्न पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़. इसमें यह है कि ये पेरेंट्स हैं. अब ये नॉर्मल है कि सफरर है? सफरर तो नहीं है बट जीन्स को कैरी कर रहा है और उसके जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग ये अफेक्टेड है, सफरर
sufferer offsprings. This is 5 unaffected offsprings. इसमें ये 5 इसके F1 जनरेशन जो है 5 हैं इसमें, और वो अनअफेक्टेड है। तो ये सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस के लिए। इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इसमें से कुछ मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए फर्स्ट पहले आप इन सिम्बॉल्स को क्लियर कर लो। ठीक है, अब कैसे आएंगे क्वेश्चंस, आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अब जो है ये पेडिग्री एनालिसिस आपने क्लियर कर लिया कि पेडिग्री एनालिसिस किसके लिए है, जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए फैमिली में। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, कितने तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक आएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देयर आर टू टाइप डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर and second one is मेंडेलियन डिसऑर्डर के दो एग्जांपल्स हैं, और एक आएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट पेज में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर रीड करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब इसको हम जीन डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मेंडल्स ने फैक्टर के फॉर्म पे जीन्स लिए थे ना, इसलिए जीन डिसऑर्डर और क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर। अब क्लियर क्या है, व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशंस ऑफ अ सिंगल जीन। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं इसको कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसके उसमें कहता है, ऑल्ट्रेशन, या तो कोई चीज़ ऑल्टर्ड हो जाना। ठीक है, ऑल्ट्रेशंस और म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब वो अपने को एक्सप्रेस करने लगता है वो जीन्स। ठीक है, ऑल्ट्रेशन होगा जीन में किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बाय एक्सीडेंटली हो सकता है, या उसको पर्पसली किया जाता है। ये जब डिफ़ॉल्ट होएगा तो कुछ एक सिंगल जीन्स में म्यूटेशन भी हो जाएगा, मतलब वो जीन्स अपने को एक्सप्रेस करने लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे टर्म क्लियर हो, मेंडेलियन डिसऑर्डर किसके लिए है, ऑल्ट्रेशन ऑल, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज, इसमें डिलीशन भी आएगा और डिलीशन के बाद इंसर्शन भी आएगा। ठीक है ना, तो ऑल्ट्रेशन हो सकता है, और म्यूटेशन। Alteration or mutations of a single genes is called as Mendelian disorder. These follow Mendelian principles of inheritance. और ये Mendelian disorder Mendelian principles को और Mendelian inheritance of principles को follow करेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स एक लिया हुआ है हीमोफीलिया। ये एक स्ट्रक्चर दिए, इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए। ये क्या शो कर रहा है, ये राउंड सैंड है, तो ये किसके लिए है, फीमेल के लिए। ये किसके लिए है, मेल के लिए। ये क्या शो कर रहा है, फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है। ठीक है ना, फीमेल बेसिकली अफेक्टेड फीमेल है। अफेक्टेड फीमेल है। अब अफेक्टेड फीमेल से कितने ऑफ स्प्रिंग्स कितने मिले, 1 2 3 4। ये ऑफ स्प्रिंग्स है जो कनेक्टेड है। कितने ऑफ स्प्रिंग्स है, 1 2 3 4। क्लियर। इसमें 2 जो अफेक्टेड है, 2 ऑफ स्प्रिंग्स अफेक्टेड है, 2 नहीं है। एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है। अब जो मेल अफेक्टेड है और फीमेल अफेक्टेड है, एक जो फीमेल अफेक्टेड है उसकी नॉर्मल जिसकी फिनोटाइप नॉर्मल है, ये क्या है, मेल। नॉर्मल मेल से उसका मैटिंग हुई, तो इससे 3 ऑफ स्प्रिंग्स हुए,
इसमें दो जो मेल है वो अनअफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक जो नॉर्मल फिनोटाइप है मेल, उसकी नॉर्मल फीमेल से मैटिंग हुई और इस तरीके से इसकी ये 3 चाइल्ड अनअफेक्टेड शो हो रहा है। तो ये इससे क्या है, सिंबल से क्या क्लियर हो रहा है कि कितना अफेक्टेड चाइल्ड है, कितना अनअफेक्टेड है, पेरेंट्स अफेक्टेड है कि नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन्स में किस तरीके से उनकी मैटिंग हुई है। और ये भी उस तरीके से एक चाइल्ड देता है। एक ये पेडिग्री एनालिसिस शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या शो कर रहा है, फर्स्ट शो कर रहा है ऑटोसोमल डोमिनेटिंग ट्रेड्स, ऑटोसोमल डोमिनेटिंग ट्रेड्स। ठीक है, माइटोटिक डिस्ट्रॉफी, माइटोटिक डिस्ट्रॉफी जिसमें मसल्स का फंक्शंस, मसल्स का इरेगुलर हो जाती है, मसल्स अपने फंक्शंस में इरेगुलर होती है और मसल्स का फंक्शन धीरे धीरे डिटोरिएटेड होने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज माइटोटिक डिस्ट्रॉफी। और ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेड्स। तो फिगर्स के नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो भी आपको देना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है what is the gives the example of autosomal dominating traits, तो you will write mitotic dystrophy। और ये दूसरा जो एग्जाम्पल्स है ये शो कर रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। क्या शो कर रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर अभी दो चीज़ें क्लियर हुई। आप रीड कर रहे हो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें कि कोई एक जीन में ऑल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, कोई सिंगल जीन में। अब इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है ऑटोसोमल डोमिनेटिंग ट्रेड्स, है ना। फर्स्ट ये जस्ट आई हैव राइट देयर ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेड्स। ये टर्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। देन आपको पता है ना कि दो टाइप के पूरे जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली टू टाइप में सो autosomal dominate traits. First, I will clear it. What is the meaning of autosomal? You have read two type of chromosomes, sex chromosomes और autosomes. So 22 पेयर autosomes के होते हैं और जो एक 23 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने ये टर्म को क्लियर कर लिया। ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेट का मतलब ये होता है जो क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स पर और जीन्स ऑटोसोम्स पर होते हैं और वो जीन्स किसी डिजीज़ को कैरी करते हैं, किसी डिजीज़ को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल। और ऑटोसोमल डोमिनेट का मतलब यह है कि ऑटोसोम्स पर है बट उसका डोमिनेट फॉर्म है। यदि वो प्रेजेंट रहेगा तो वो शो होगी, पक्का शो होगी। ऑटोसोमल डोमिनेट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिल्स में एलिल्स फॉर्म पर है तब तो वो पक्का ही शो होगी और एक जीन्स भी है उसका, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में तब भी वो डिजीज शो होगी। क्लियर, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेट्स। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेट्स का पैटर्न इस तरीके से होता है जो अभी हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब ये देखो यहाँ पे अफेक्टेड, ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल है और ये मेल है। ये मेल में शो तो नहीं हो रहा है ना, इसकी फिनोटाइप में इसको डिजीज तो नहीं हो रही, बट हो सकता है कि इसमें उसका जीन्स हो। ठीक है, जीनोटाइप में अफेक्टेड वो हो और वो रिसेसिव कंडीशन में हो। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसकी नेक्स्ट जनरेशन को देख के फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। सो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस का सेंस आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो इसमें दो पैटर्न दिए हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेटिंग ट्रेड्स का, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड्स। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि वो डिजीज़ का जो जीन्स है ऑटोसोम्स पे होता है और रिसेसिव कंडीशन पे होता है। रिसेसिव कंडीशन क्या है
कि जब दो होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जीन्स सेम होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेट का मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोसोम्स पर है और कोई भी एक जीन होने पर भी डोमिनेट होगा, और रिसेसिव पर जब दोनों जीन्स होंगे सेम तभी वो मतलब एक्सप्रेस होगा। जैसे आप लोगों को पता है ना कि कैपिटल टी ये डोमिनेट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। तो कोई भी कलर कलर के बेस में या टॉल के बेस पे देखा जाए, यदि दोनों जीन्स स्मॉल स्मॉल होंगे तो वो ऑफ स्प्रिंग्स कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको डॉर्फ, ठीक है ना। ये रिसेसिव है, ये क्या है, रिसेसिव। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिसेसिव। कि डॉर्फनेस एक रिसेसिव ट्रेट्स है जो कि दोनों जीन्स के डॉर्फ होने पर ही अपियर होगी, एक्सप्रेस होगी, और कैपिटल टी डोमिनेटिंग जीन्स है तो ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। और सेकंड कंडीशन इसकी यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी है तब भी ये टॉल होगा। क्लियर, तो यहाँ पे तुमको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोसोमल डोमिनेट और ऑटोसोमल रिसेसिव का सेंस क्या है। जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया और सिकल सेक एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव का है। तो ये आप इसके एक वो टेबल बना लेंगे, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेट्स, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, सेक्स लिंकेज डिजीज और मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इस तरीके से आप इसको जो एक टेबल फॉर्म पर क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया। व्हाट इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेट्स, ये अंडरलाइन, सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिजीज, सेक्स क्रोमोसोम्स पर होती है, सेक्स लिंक डिजीज है ये, बट रिसेसिव फॉर्म पर, रिसेसिव फॉर्म पर जब दोनों उसको जीन्स हीमोफीलिया के मिलेंगे तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगी। सेक्स लिंकेज recessive disease which show its transmissions from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied। ये क्या होता है कि फीमेल कैरियर है, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल में इसका जीन्स है जो कि आगे ट्रांसमिट होगा, बट फीमेल उससे कैसी है, अनअफेक्टेड। फीमेल कैसी हो जाएगी, वो उससे अनअफेक्टेड। इन सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैव वाइडली स्टडी इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, और इसमें जो है मेल प्रोजेनी पर सबसे ज़्यादा इसमें स्टडी हुई है, ठीक है, हीमोफीलिया में, क्योंकि मेल प्रोजेनी ज़्यादातर इसमें सफरर होते हैं। क्यों सफरर होते हैं, मेल प्रोजेनी क्यों सफरर होते हैं, क्योंकि मेल प्रोजेनी पर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। यदि वाई क्रोमोसोम्स इसका जीन्स आ गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें कोई भी नहीं रहेगा। एक उसको फीमेल से एक उसको मैटरनल साइड से एक्स क्रोमोसोम्स मिलेगा जो अफेक्टेड है, फादर साइड से उसको वाई क्रोमोसोम्स मिला जो अफेक्टेड जीन्स को कैरी कर रहा है, तो वो हीमोफीलिया का सफरर हो सकता है। फीमेल हीमोफीलिया की सफरर बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल के एक ही जीन्स जो है जो उसको अपने मदर साइड से मिल रहा है, एक उसको मदर साइड से मिल रहा है, एक फादर साइड से, तो मदर साइड का जीन्स जो यदि एक्स अफेक्टेड है तो दूसरा जीन जो है वो अफेक्टेड नहीं है तो वो सिर्फ कैरियर होगा। क्लियर, तो हीमोफीलिया के ज़्यादातर जो केस होते हैं फीमेल उसमें कैरियर होती है और मेल जो है अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है हीमोफीलिया की स्पेशलिटी, क्या है, इट इज़ सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर। Second, patient continues to bleed even in the minor cut because of the defects of the blood coagulation। ब्लड का कोगुलेशन यहाँ पर काफ़ी डिफेक्टिव हो जाता है। वो क्यों होता है भी उसको आगे क्लियर करते हैं। ब्लड कंटिन्यूसली, स्मॉल कट पे ही ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। द जीन्स फॉर हीमोफीलिया, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। इसका जो जीन होता है एक्स क्रोमोसोम्स पर होता है, दैट्स अ रीजन इट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर, क्लियर हो गया। ये डिजीज जो होती है इसमें एक प्रोटीन होता है, सिंगल प्रोटीन, दैट इज पार्ट ऑफ द
cascades of the proteins involved in the clotting of blood is affected. हाँ, ब्लड को क्लॉट करने पर जो एक प्रोटीन अफेक्टेड होता, प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, उसी प्रोटीन की कुछ यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि क्लॉटिंग जो है बंद होती ही नहीं, कंटिन्यूस ब्लड फ्लो करता रहता है. क्लियर. द पॉसिबिलिटीज ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफीलिया इज एक्सट्रीमली रेयर. ये इसका एक एंड रिजल्ट है. पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफीलिया इज एक्सट्रीमली रेयर. फीमेल कभी भी इसमें अफेक्टेड नहीं होती है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है वाई फीमेल इज नॉट अफेक्टेड. मोस्टली और रेयरली फीमेल इज नॉट अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया. क्यों? मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट करियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक. फादर जो है वो हीमोफिलिक होगा और मदर उसकी करियर होगी, मतलब उसको जीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी. ठीक है. द फैमिली पेडिग्री, इसके लिए क्वीन विक्टोरिया का एग्जांपल अक्सर लिया जाता है कि उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को हीमोफीलिया था. ठीक है. और ये हीमोफीलिया की इस तरीके से हम हीमोफीलिया की स्टडी कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू. फीमेल सिर्फ सफरर होती है क्योंकि फीमेल के पास हमेशा होमोजाइगस कंडीशंस होती है. ठीक है ना. होमोजाइगस कंडीशन कब ये सफरर होगी? जब इसके पास दोनों जीन्स सीसी के होंगे. ये क्या है? ये जीन है जो कि हीमोफीलिया से अफेक्टेड जीन है. तो मेल कब सफरर होगी? जब दोनों सीसी उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स पर सीसी और इसका जीन्स होगा. ठीक है. और मेल में सफरर कब होगा? मेल. ठीक है. मेल में सफरर जब इस कंडीशन पे होगा. ठीक है. तब वो मेल सफरर होगा. तो ये स्थिति है और ये स्थिति रेयर होती है. कैसी होती है? ये रेयर होती है. और ये अमूमन जो मेल होता है वो अफेक्टेड होता है. क्लियर. सो दिस इज द हीमोफीलिया. तो 3 पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए. फर्स्ट है इट इज सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिजीज, और इस कंडीशंस पर ये आएगा जब दोनों क्रोमोसोम्स पर हीमोफीलिया के जीन्स होंगे. ठीक है. और रानी जो क्वीन विक्टोरिया, उसमें उनकी फैमिली में इस डिजीज़ को ऑब्जर्व किया. अब सेकंड आता है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स. ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, ये है सेक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेट्स. ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स. तो एक डिजीज सेक्स लिंकेज की हो गई, एक ऑटोसोम की. ऑटोसोम लिंक डिजीज इसका बेसिकली क्या है? द डिजीज इज कंट्रोल बाय सिंगल बेस पेयर ऑफ एलील्स HBA और HBS. सेकंड, इसके लिए एक एलील्स रिस्पॉन्सिबल है जो सिकल सेल एनीमिया के लिए, इस HBA और HBS. HBA और HBS single pair of alleles, it's control this disease. Only the homozygous individual for HBS show disease phenotype. सिकल सेल एनीमिया किसको होगा? जब दोनों जीन्स किसके होंगे? HBS के. HBS. ठीक है. तो ऑटोसोमल डिजीज है जो कि ऑटोसोम्स पर है. और सेकंड उसका क्या है कि रिसेसिव ट्रेट्स होना चाहिए. लिंकेज ऑटोसोम्स लिंक्ड है ये. और रिसेसिव कंडीशंस मतलब जब दोनों HBS और HBS होगा. क्लियर. थर्ड पॉइंट है ऑन अ होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS शो डिजीज फिनोटाइप, द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर कैरियर. और यदि HBA और HBS होगा तो ये क्या होगा? करियर होगा. मतलब ये उसका जीन्स ट्रांसमिट करेगा बट अनअफेक्टेड रहेगा. और ये क्या है? अफेक्टेड. क्लियर स्टूडेंट. ये टर्म्स आपको जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उसकी पेडिग्री क्लियर नहीं कर सकते हो. तो आपको रीड करना है प्रॉपर वे में. ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन
अब इसमें कौन सा हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन, आपने रीड किया ना पॉइंट म्यूटेशन, जब एक जीन्स में चेंज होता है तो वो आता है पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल्स है। क्लियर? पॉइंट म्यूटेशन है, इसमें क्या हो रहा है, GLU एक ग्लूटामिक एसिड है, ये यहाँ पे देख लीजिए ग्लूटामिक एसिड है। लाइक नॉर्मल HB है, नॉर्मल HB में इस तरीके की सेल फॉर्म हो रही हैं। सिकल सेल में ये सेल कैसी हो रही हैं, ये बाइकॉन्केव है, और इसमें सिकल सेल में क्या हो रही हैं, इस तरीके का शेप बना रही हैं। ठीक है, एकदम श्रिंक हो रही हैं। क्लियर? तो बेसिकली इसमें क्या है, एक एसिड सिकल सेल में, दिस वन इज दिस एसिड 6 नंबर का जो एसिड है उसकी जगह पर वेलाइन आ जाता है, VAL आ जाता है। ठीक है ना, वेलाइन चेन आ जाती है। एक चेंज होता है कि नॉर्मल जो चेन है, जो HBA पेप्टाइड है, ये क्या है, पूरी अमीनो एसिड्स की चेन है, ये सब क्या है, प्रोटीन है। वेल, हिज, ल्यू, THR, ये सब के प्रोटीन है। और ये जब प्रोटीन की इस तरीके की चेन है तो HBA पेप्टाइड बनाता है। लेकिन इसमें ग्लूटामाइन है, ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिनिन, VAL, वेलेनाइन। ठीक है, ग्लूटामिक इज रिप्लेस्ड बाय वेलेनाइन। जब ये हो जाता है तो इट इज सफर फ्रॉम सिकल सेल जीन्स, और ये कहाँ पर होता है, 6th पोजीशन पर। क्लियर स्टूडेंट? तो दैट्स अ रीजन इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। इट इज ऑकर ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक सिंगल बेस में चेंज हुआ, GLU से VAL पर चेंज हुआ है, तो ये पूरा चेंज हो जाता है और वो सफरर जीन्स हो जाता है। इट इज सिकल सेल HBS जीन्स। सो आई थिंक स्टूडेंट, आई होप you have understood hemophilia and sickle cell anemia. In next video I will explain you next disease. Thank you student, have a nice